हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2021 में जो 15वां जो एबी का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर का एक सेट है। ये आपको अपने एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे कि उतनी बार आपके लिए ये समझने में आसान होगा कि पैटर्न क्या है और ये क्या पूछ रहा है। तो बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले ये एग्जाम आपको बता दूं 24 जनवरी 2021 को आयोजित हुआ था, 2021 में, ठीक है। सबसे पहला अपना जो सवाल है वो है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 महिलाओं के लिए प्रदान करता है तो क्या क्या चीजें प्रदान करता है। तो ये पुरुषों के साथ तालमेल का अधिकार प्रदान करता है, अपने माता पिता से अपने भाइयों के साथ कृषि भूमि में विरासत का अधिकार प्रदान करता है, अपने मृत पति की स्व अधिकृत मतलब स्व अर्जित आय होती है कृषि भूमि का उत्तराधिकार अर्जित करता है, मतलब उपरोक्त सभी। आपको अधिकतर ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में आपको ए बी सी डी में ये ऑल सभी पूछे ना, तो अधिकतर मामलों में टिक कर दिया करो, ये पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें। दूसरा सवाल है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 का प्रावधान क्या है। तो आपको बता दूं, स्थायी गुजारा भत्ता और भरण पोषण से संबंधित है धारा 25। और जो धारा 24 है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो वातकालीन भरण पोषण जब तक वहां चलता है उस अनुसार उनको भरण पोषण की राशि दी जाती है, धारा 24। और धारा 25 है स्थायी गुजारा भत्ता से संबंधित, ठीक है। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक हिंदू पत्नी अपने बच्चों के साथ रह रही थी और अपने सभी बच्चों का रख रखाव और भरण पोषण बहुत सालों से अपने पति के बिना किसी सहायता के कर रही थी। पत्नी इसके अंतर्गत अलग निवास और भरण पोषण की हकदार है। तो आपको बता दें कि वो 18 क्लोज 2 के एक भाग क में इस धारा से संबंधित है और वो हकदार है। फोर्थ क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण प्रदूषक का मतलब है किसी भी ठोस तरल या गैसीय पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट या सांद्रता जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता है, उससे मतलब है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किस संदर्भ में नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हैं, एक तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और अनुसूचित जनजाति क और ख दोनों है। तो हमारे 5 क्वेश्चन चले छठे क्वेश्चन की ओर। ये सिक्स्थ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक संचार में एक भरोसेमंद इकाई के रूप में पहचान करके उपयोगकर्ता द्वारा नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण और कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से धन के रूप में संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के प्रयास को के रूप में जाना जाता है। तो वह होता है धोखा या ठगना, ठीक है। अब इसमें इंटरनेट या जो अन्य नहीं है, धोखा या ठगना होगा, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन है कि सौदा अभिभाग केवल उन अपराधों के संबंध में लागू होता है जिनके लिए कारावास की सजा की अवधि 7 वर्ष तक है। चलते हैं एट क्वेश्चन की ओर। एट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 को अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह उस समय संचालन में आता है जब न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 फर्स्ट के तहत अपराध का संज्ञान लेना चाहता है और इसका पुलिस की वैधानिक शक्ति से कोई लेना देना नहीं है, जो एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है। दूसरे शब्दों में, संहिता के तहत जांच करने के लिए पुलिस की वैधानिक शक्ति किसी भी तरह से धारा 195 दंड प्रक्रिया संहिता नियंत्रित या प्रसारित नहीं होती है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा है। तो ऐसा राज सिंह विजय राज्य 1998 में ऐसा कहा गया है। नाइन्थवा क्वेश्चन है कि पेटेंट अधिनियम के तहत निम्नलिखित में कौन सा पेटेंट योग्य नहीं है। तो जो सारे हैं ए बी सी, ये कोई भी योग्य नहीं, आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आ रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से मौजूद किस संगठन का स्थान लिया है। तो विपी। अनक्रिटिकल मॉडल कानून और नियम मध्यस्थता अधिनियम का हिस्सा नहीं है ताकि अधिनियम के प्रावधानों को बाधित करने के लिए एक सहायता बन सके। ऐसा किस मामले में माना गया है। तो यूनियन ऑफ इंडिया वी ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में कहा गया है। 12वां क्वेश्चन है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 के क्लोज 4 के अनुसार ऐसा दस्तावेज एक मध्यस्थ समझौता माना जाएगा यदि वह लिखित में है। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं माना गया है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है कि मध्यस्थता समझौते से आपत्ति करने के अधिकार को अद्यतन का उल्लेख मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया है। तो धारा 4 के अनुसार। 14वां क्वेश्चन है अपना कि मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे का आरोपण विवेचना कहाँ गया गया है। तो यह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 35 का में अगर कोई दावा प्रति मतलब खर्च तो मिथ्या है, झूठा है, तंग करने वाला है, तो सिविल प्रक्रिया के तहत उस पर आरोपण लगाया जा सकता है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 35 का के तहत। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कौन सा प्रावधान प्रतिवादी पर संबंध के प्रस्तापित सेवा से संबंधित। तो धारा आदेश 5 और नियम 20।
जनहित याचिका की उपयोगिता है उपरोक्त सभी। 17वां क्वेश्चन है कि याचिकाकर्ता। अब ये केस लो है तो केस लो तो करंट ही आएंगे, आपको करंट केस लो पढ़ना है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। फिर एक और केस लो है, इसको भी मैं आप चाहे तो वीडियो पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है, तो मैं आराम से कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं। स्वेच्छा अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयास करना इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी पर अपनी इच्छा से किसी पर कोई तेजाब फेंकता है या कोई ऐसा पदार्थ फेंकता है जिससे उसे हानि हो, तो भारतीय दंड संहिता धारा 326 ख के अनुसार वह एक दंडनीय अपराध माना जाता है। 20वां क्वेश्चन है कि एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा होता है, कुल्हाड़ी उखड़कर उड़ती हुई नजदीकी खड़े एक आदमी को लगती है और वो मर जाता है। यहाँ ए के द्वारा उचित सावधानी नहीं बरते जाने के कारण ए द्वारा किया गया है, या इंटेंशन भी नहीं है, नेग्लेंसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अपराध नहीं माना जाएगा। 21वां क्वेश्चन है कि ए जेड को आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराने के नाते जेड की लिखावट की नकल में एक आपराधिक षड्यंत्र के बारे में इस तरह के साथी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखता है, और इस पत्र को ए ऐसी जगह पर रखता है जिसे वह जानता है कि पुलिस अधिकारी की तलाश करने की संभावना है। ए ने एक अपराध के तहत अब 192 किसी भी मिथ्या साक्ष्य घटना, झूठा साक्ष्य बनाना 192 के अंतर्गत एक अपराध है। 22वां क्वेश्चन है भारतीय संविधा अधिनियम की धारा 70 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए विधिपूर्वक कुछ भी करता है या उसे कुछ भी देता है जिसका आशय नहीं है और इस तरह के अन्य व्यक्ति को लाभ मिलता है, तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को उसके किए गए काम के लिए प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य। सिद्धांत को क्या कहते हैं? क्वांटम मेरिट। करार क्या है? एक वादा या कई वादे जो एक दूसरे का प्रतिफल हो। 24वां क्वेश्चन है भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत उद्धरण भूमि में सम्मिलित क्या है? उपरोक्त सभी। जहां पर भी आपको ऑल दिखे उपरोक्त सभी दिखे तो वो तो करना ही करना है आपको, ठीक है। तो 25वें क्वेश्चन का अपन को आंसर नहीं मिला कि बंजरिया कृषि भूमि का अस्थायी अभिभोग जबकि प्रतिक्रिया के संबंध में अद्वैत है, तब प्रक्रिया पता नहीं, ठीक है। 26वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26वां जो अपना क्वेश्चन है कि आयकर अधिनियम के अनुसार शून्य कूपन बॉन्ड का अर्थ एक बॉन्ड है जो कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है। जीएसटी से संबंधित उपबंध संविधान के में किसके अंतर्गत किए? तो देख लिए जीएसटी से संबंधित जो भी संविधान के 77वां अधिनियम 2016 इसके अंतर्गत किए गए हैं। 77वां है वैसे तो, ये आपको ना सहायता अलग अलग 77वां 77 अधिनियम। 28वां क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में कुछ शर्तों के अधीन जीवित वसीयत और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है। तो कॉमन लॉज भारत संघ। संविधान का अनुच्छेद 310 किसके बारे में उल्लेखित करता है? सिविल सेवकों के संदर्भ में प्रसाद का सिद्धांत। 30वां सवाल है चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों के पूर्वव्रत जानने का अधिकार उत्पन्न होता है। तो अनुच्छेद 90 क्लोज 1 के जो चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों के। 31वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के साथ निम्नलिखित में कौन से शब्द आते हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। 32वां क्वेश्चन है ए साक्ष्य और झूठ बोलकर बी को विश्वास दिलाता है कि कोई जमीन का कोई हिस्सा उसका है और वह बी को वह जमीन खरीदने के लिए और उसका भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में जमीन ए की संपत्ति बन जाती है और यह कहकर बिक्री रोक देता है कि बेचने के समय वो जमीन उसकी नहीं थी, उसे अपने इस हक के अभाव को साबित करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 लागू होगी। मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 में क्या निर्दिष्ट करता है? उपरोक्त सभी। 34वां क्वेश्चन है ए पर सशस्त्र विद्रोह में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है जिसमें संपत्ति नष्ट हो जाती है, सैनिकों पर हमला किया जाता है और लक्ष्यों को तोड़ दिया जाता है। इन तथ्यों की घटना सामान्य संपादन के हिस्से के रूप में प्रशासनिक है, हालांकि ए उन सभी में मौजूद नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस धारा के तहत आती है? धारा 6 के तहत। साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 किससे संबंधित है? स्वामित्व के बारे में सबूत का भार, ठीक है। 112 संबंधित है स्वामित्व, मालिक होता है उस पर सबूत का भार के लिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 का किससे एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के उत्प्रेरण की उदाहरण, ठीक है। 113 का इससे संबंधित है और 113 जो ख है वो होता है दहेज मृत्यु से संबंधित होती है, ठीक है। 113 का है और 113 ख। देवकृत का मतलब है भगवान द्वारा किया गया कार्य। 38वां क्वेश्चन है अपकृत्य विधि में राज्य के कार्य के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार है किसी देश की संप्रभु शक्ति का एक कृत्य जिसे नगरपालिका अदालतों द्वारा चुनौती नियंत्रित या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। 39वां क्वेश्चन पे आते हैं अपकृत्य विधि में जो टोट है उसकी विधि में
सभी व्यक्ति जो किसी गलत कार्य करने या होने देने में सहायक बनते हैं, परामर्श देते हैं, निर्दिष्ट करते हैं या सहभागी बनते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो जॉइंट टॉर्ट फिजर्स। पूर्व न्याय के सिद्धांत की सिविल जो रेस जुडिकाटा आर्गन पूर्व न्याय के सिद्धांत की सिविल प्रक्रिया संहिता 11 के अदन विवेचना की गई है। ठीक है। सीपीसी की धारा 14 में विवेचना है विदेशी निर्णयों के रूप में उपधारणाएं। 42वां क्वेश्चन है, ए दिल्ली का रहने वाला है और बी से संबंधित मानहानिकारक बयान कोलकाता में प्रकाशित करता है, बी ए के ऊपर मुकदमा कर सकता है। तो आपको बता दूं, जो व्यक्ति जहां पर रहता है और जहां पर उसने ऐसा कार्य करा है, वहां दोनों ही जगह ऐसा मुकदमा दायर कर सकता है। भारतीय उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1988 में किया गया था। 44वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने में 3 मंचों पर लागू सीमा की अवधि क्या है? तो 2 वर्ष, जब वाद कानून उत्पन्न हुआ हो। 45वां क्वेश्चन है कि मिताक्षरा कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की शुरुआत से नई धारा को प्रतिस्थापित करके बेटी को सहभागिता की स्थिति पर चर्चा किस धारा के अंतर्गत हुई? तो मिताक्षरा धारा 6 के अंतर्गत। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 है, विवाह की शर्तों के बारे में बताती है। विशेष विवाह अधिनियम के विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार 22 वर्ष की लड़की का विवाह उसके मामा के 23 वर्ष के बेटे से होता है, तो ऐसा विवाह शून्य होता है, कि यहाँ पर साइपेंट और नादारी का सिद्धांत लागू हो जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अधीन कितनी उम्र के नीचे के किसी बच्चे द्वारा किए गए अपराध को अपराध नहीं माना गया? तो 7 वर्ष से जो नीचे का अपराध है उसके अपराध को अपराध नहीं माना जाता। और वी डडली और स्टीफन किस सिद्धांत के समर्थक हैं? अपनी जान बचाने के लिए एक निर्दोष की जान लेना आत्मरक्षा नहीं है और हत्या के खिलाफ आवश्यकता के रूप में बचाव की अपील नहीं की जानी चाहिए। 50वां क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड संयुक्त रूप से ए को 50,000 रुपए की राशि का भुगतान करने का वादा करते हैं, बाद में एक्स वाई अप्राप्य हो जाते हैं, मतलब ये भुगतान, और क्या ए भुगतान करने के लिए जेड को मजबूर कर सकता है? ए धारा 43 परिच्छेद 1 के तहत कर सकता है। चलते हैं इक्यावन के क्वेश्चन की ओर। एक अनुबंध एक कॉन्ट्रैक्ट पर किसी प्रयोजन के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को माल की डिलीवरी जो कि एक प्रयोजन पूरा होने पर उन्हें वितरित करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार लौटाया या निपटाया जाएगा, इस प्रक्रिया को उपनिदान कहा जाता है। विनिर्दिष्ट अनुतोष संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से की गई धारा 14 का किससे संबंधित है? विशेषज्ञों के साथ अनुबंध करने का न्यायालय का अधिकार। 53वां क्वेश्चन है, हड़ताल की मात्र आवेदता दरअसल न्यायपूर्ण होना नहीं बताती, जस्टिस कृष्णा अय्यर केस का नाम क्या है? गुजरात स्टील ट्यूब वी गुजरात स्टील ट्यूब मजदूर सभा। आदेश 54 क्वेश्चन नंबर 54, आदेश से व्यतीत होकर एक कर्मकार सीधे विवाद के स्थगन के लिए श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण को एक आवेदन कर सकता है और न्यायालय न्यायाधिकरण को इस तरह के विवाद को स्थगित करने का अधिकार है क्योंकि इसे उपयुक्त सरकार द्वारा संदर्भित किया गया है, यह बर्खास्तगी, रिहाई, छटनी या अन्यथा सेवा की समाप्ति। 55वां क्वेश्चन है कि एमसी मेहता वी यूनियन ऑफ वी का मतलब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर केस संबंधित है ओलिया गैस का रिसाव। 56वां क्वेश्चन है, एक के कृपाक वी यूनियन ऑफ इंडिया संबंधित है पूर्वाग्रह की संभावना। 57वां क्वेश्चन है, प्रत्यायोजित विधायन का न्यायिक नियंत्रण करके किसके आधार पर किया जा सकता है? प्रत्यायोजित विधायन उपरोक्त सभी। 58वां क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक विदेशी द्वारा मुकदमा दायर करने के बारे में किस प्रावधान के तहत निपटा जा सकता है? धारा 83। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 21 के नियम 46 के अंतर्गत कोर्ट द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है जिसमें निर्णीत देनदार की बकाया राशि की वसूली को कहते हैं गणनीय आदेश। 60वां क्वेश्चन है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 35 की धारा 88 निम्नलिखित केस में किससे संबंधित है? अंतर्विषनीय वाद। धारा 35 आदेश 35 है धारा और आदेश 33 है जो निर्दोष व्यक्ति द्वारा वाद है, ठीक है। आदेश 37 है सबमिट ट्रायल है। आदेश 39 है जो अस्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा मामला राजद्रोह से संबंधित है? उपरोक्त सभी मामले राजद्रोह से संबंधित है। 65वां क्वेश्चन है, विमर्शित और विदेशपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावना को आहत करने के आशय से किए गए हो, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अपराध है? धारा 295 के। जो भी व्यक्ति किसी धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है या भावना को आहत करता है तो धारा 295 के आईपीसी सेक्शन के तहत ऐसे अपराध को दंडनीय माना गया है। 63वां क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय कानून द्वारा अधिकृत किसी भी दंडादेश को पारित कर सकता है सिवाय मृत्युदंड। मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट मृत्युदंडादेश, आजीवन कारावास, 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास, उपरोक्त सभी। जब मृत्युदंड के जब मतलब आदेश दिया जाता है तब उसे उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की पुष्टि करनी आवश्यक है।
अनुराधा भासीन भी यूनियन ऑफ इंडिया 10 जनवरी 2020 का संबंध संविधान के अनुच्छेद 32 से है। इसमें समुचित रिट जारी करने की इच्छा की गई है। सरकार के उस आदेश को पास करना जिसमें जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट समेत संचार के सभी तरीकों पर रोक लगाई गई थी। 65वां क्वेश्चन है 65 किस मामले में अनुच्छेद 19 से अपठित अनुच्छेद 19(2) के अधीन सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 को अभिखंडित किया गया? श्रेया सिंघल। 66वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अनुसार न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या जो ऐसे मामले को तय करने के प्रयोजन से बैठती है जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कानूनी प्रश्न है। अनुच्छेद 143 से संबंधित कोई भी सुनवाई 5 दिन के अंतर्गत होनी जानी चाहिए। एक वैध गोद लेने की अपेक्षा गोद लेना मान्य नहीं होगा जब तक गोद लेने वाले व्यक्ति की गोद लेने की क्षमता और अधिकार भी है। यहाँ आता है क हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की धारा 6 के तहत। 68वां क्वेश्चन है मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार और संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी पर अधिनियम के तहत परिभाषित किए गए किसी भी प्रकार के तलाक का उच्चारण शब्दों में या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्य किसी भी तरीके से किया जाएगा तो वह उपरोक्त सभी शून्य भी होगा, संज्ञेय भी होगा, कॉग्निजेंस भी होगा, समनीय भी होगा। निर्धन व्यक्ति द्वारा जो गरीब व्यक्ति है उसके द्वारा मुकदमा निम्नलिखित में किसके आदेश द्वारा निपटा जाता है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 33। यहाँ धारा नहीं है, आदेश ध्यान रखना आपको, यहाँ धारा नहीं आएगी, आदेश आएगा। संबंधित तथ्य और कार्य एक ही संविधान के भाग होने वाले तथ्य की सुसंगति को निपटाया जाता है साक्ष्य अधिनियम धारा 6 के तहत। इंडिया जो भारत है कि वो राज्यों का संघ है, बिल्कुल। MC मेहता बनाम भारत संघ AIR 1987 SC 1006 से श्री राम फर्टिलाइज मुकदमे में अदालत ने फैसला किया कि उद्यम उन सभी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सख्ती से और पूरी तरह उत्तरदायी है जो जहरीली गैस के रिसाव की दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं, और ऐसा दायित्व ऐसे किसी को भी अपवाद के अधीन नहीं है जो प्रत्यक्ष रूप से कठोर दायित्व के अप्रत्ययकारी सिद्धांत का प्रचलन करता है। 73वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रश्न यह है कि क्या AB को 10,000 रुपये देने का देनदार है? साक्ष्य अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुसंगत है? उपरोक्त सभी। इस तरह की जानकारी चाहे वह सहज स्वीकृति हो या नहीं जो कि पुलिस द्वारा खोजे गए तथ्य से सुभिन्न हो, इसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 27 ही सहज स्वीकृति के बारे में बताई थी, और तो एडमिशन है वो एविडेंस एक्ट 17 के बारे में बताता है। जब न्यायालय को विदेशी कानून या विज्ञान या कला के बिंदु पर या हस्तलिपि या उंगली के छापों की पहचान के रूप में एक राय बनानी होती है तो उस बिंदु पर विशेष रूप से कुशल व्यक्ति की राय जो कि विशेष रूप से ऐसे विदेशी कानून, विज्ञान या कला या लिखावट या उंगली छापों की पहचान में कुशल है को सुसंगत तथ्य माना जाएगा। यह तथ्य साक्ष्य अधिनियम धारा 45 क्या है? विशेष राय के बारे में बताता है। शासन संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती है। 77वां क्वेश्चन है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों का निर्धारण किसके अंतर्गत करती है? तो अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 7(1) के अंतर्गत। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास में ऐसे नियम बनाने का अधिकार है जो कि उपरोक्त सभी है। आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो आराम से वीडियो पॉज करके। 79 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षतिपूर्ति सुविधा को निम्नलिखित में से किसके तहत परिभाषित किया गया है? भारतीय सुविधा अधिनियम 124 के तहत परिभाषित किया गया है। पिक वी गुड ने किससे संबंधित प्रसिद्ध मामला है? धोखाधड़ी से। 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चढ़ते हैं 81। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का कौन सा प्रावधान है जिसका उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज करने के लिए? तो 164 है जो मजिस्ट्रेट के समक्ष अपन बयान दर्ज करवाते हैं। फरार व्यक्ति के संपत्ति कुर्की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा किसके तहत की जा सकती है? तो 83 का क्वेश्चन आ गया वापस। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए विमुक्त कर सकता है। तो आपको पता है जब हाजिरी माफी कोर्ट में लगती है तो सेक्शन CRPC के सेक्शन 205 के तहत आप हाजिरी माफी लगाते हो जिससे उसका वकील उसकी उपस्थिति की पूर्ति करता है। GST कानून के तहत मुद्रा की परिभाषा में ये शामिल नहीं है। मुद्रा मूल्य के लिए आयुक्त मुद्रा। 85 का क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 279 कै के तहत GST परिषद किसके द्वारा गठित किया गया है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। संविदा की परिभाषा किसमें बताई गई है? तो संविदा की परिभाषा 2J में बताई गई है, भारतीय संविदा अधिनियम में। अनुच्छेद 265 कै से लेकर 265 है। दंड प्रक्रिया संहिता अध्याय 21A का संबंध किस धारणा से है? सौदेबाजी अभिभाग। आभ्यासिक अपराधी से अच्छे बर्ताव की प्रतिभूति किससे संबंधित है? दंड प्रक्रिया संहिता 100 धारा से संबंधित है। 89 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस केस के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट परिवर्तनशील संवेदनता का अवलंब लिया? नवतेज जिंग सोवर वी यूनियन ऑफ इंडिया। 90वां क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता के प्रावधान ऐसे किसी भी अपराध के लिए भी लागू होंगे जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो जो
उपरोक्त सभी। एक चीज तो आपको ध्यान रखना, जब भी आप में ABCD में जो उपरोक्त सभी आ जाए तो वो उपरोक्त सभी ही पढ़ना, चाहे क्वेश्चन आपका गलत ही क्यों ना हो। 99% चांस है आपके कि वो क्वेश्चन आपका सही ही होगा। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 105 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कतिपय मामलों में संपत्ति का समापन करना। ठीक है। 92वां क्वेश्चन है कि परिसीमा की अवधि के समाप्त होने के पश्चात संज्ञान लेने की रोक दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा से संबंधित है? तो धारा 498 है, जो परिसीमा की अवधि के समाप्त होने के पश्चात संज्ञान लेने की रोक पर। डिक्री धारा का क्या अर्थ है? कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है, निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है, उसके डिक्री धारक बोला जाता है। 94वां क्वेश्चन है, अन्य बातों के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्य प्रणाली में अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक शामिल है। ऐसे अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा के तहत है? धारा 7। 95वां क्वेश्चन तो आप पढ़ सकते हो। 96 पे चलते हैं। एक सार्वजनिक कंपनी में जो निदेशक होते हैं उनकी न्यूनतम सदस्य होती है 3। एक सहयोगी कंपनी किसी अन्य कंपनी के संबंध में क्या मतलब रखती है? एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन जो इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है और इसमें एक संयुक्त उद्यम कंपनी शामिल है। 98वां क्वेश्चन है, कैसे रिलेटेड है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 को किस मामले में असंवैधानिक ठहराया गया था? श्रेया सिंगल 20 भारत संघ। फिर एक शिक्षक औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे में काम लेने वाला कामगार नहीं है, ऐसा इस मामले में माना गया है। सुंदरम बवाल वी गोवा सरकार। 100वां क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम के अनुसार बालक का अर्थ है व्यक्ति जिसने अपनी 15 वर्ष की आयु पूरा नहीं किया है। तो ऐसे में आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपको मिलते हैं पुराने आपको मिलते हैं सोल्व करने के लिए पूरा करें। AIB का एग्जाम इन्हीं से आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। और डायरेक्ट तो आपको अपने साथ ले जानी, ध्यान रखने मोस्ट डायरेक्ट है उनको अपने साथ में ले जाना, आप इजीली पास हो जाओगे। और वीडियो को मैं आपके लिए 1-2 और अभी इसको ये ऐसे पेपर अपलोड करता रहूंगा, तो वीडियो में बने रहे। धन्यवाद। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आने वाले समय बहुत काम आएगा आपके।